वह एक अरबपति था जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका घर पिछले 2 सालों से एक ऐसी महिला संभाल रही थी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। वह हर रोज आती, काम करती और चली जाती, लेकिन जब उस अरबपति ने एक दिन काम के बाद उसका पीछा किया तो उसने एक ऐसा राज खोज निकाला जिसने उन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी सिर्फ अमीर और गरीब की नहीं है, यह कहानी है एक मां के त्याग की और एक ऐसे रिश्ते की जो खून से नहीं बल्कि इंसानियत से बनता है। मुंबई के पॉश इलाके में बनी उस आलीशान कोठी की दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़े होकर विक्रम मल्होत्रा अपनी घड़ी देख रहे थे। ठीक 8 बजने में 2 मिनट। विक्रम की जिंदगी में हर चीज घड़ी की सुई के हिसाब से चलती थी, न 1 मिनट आगे न 1 मिनट पीछे। और पिछले 2 सालों से उनकी घर की सहायिका सुनीता ने इस नियम को कभी नहीं तोड़ा था। ठीक 8 बजे लोहे का भारी गेट खुलता और सुनीता अंदर दाखिल होती। किसी भी मालिक के लिए यह खुशी की बात होती कि उसका कर्मचारी इतना समय का पाबंद है, लेकिन विक्रम के लिए यह सटीकता एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती थी। ऐसा लगता था जैसे वह किसी मशीन की तरह काम कर रही हो, या शायद वह कुछ छिपा रही हो। ऊपर से विक्रम उसे रोज देखता था। वह हमेशा वही पुराना सूती सलवार कमीज पहनती थी जिसका रंग अब फीका पड़ चुका था। उसके हाथ में एक काला पुराना थैला होता था जिसे वह अपने सीने से ऐसे लगाकर रखती थी जैसे उसमें दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। उसकी चाल में एक थकावट थी, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहती थी। उसमें एक स्वाभिमान था, एक ऐसी गरिमा जो गरीबी भी उससे छीन नहीं पाई थी। विक्रम 45 साल का था और उसने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों के साथ काम किया था। वह चेहरे पढ़ना जानता था। वह जानता था कि कौन सच में मुसीबत में है और कौन सिर्फ नाटक कर रहा है। लेकिन सुनीता, वह इन दोनों श्रेणियों में नहीं आती थी। वह एक पहेली थी। सीढ़ियों से नीचे उतरकर विक्रम जब डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो नाश्ता तैयार था। गर्म पराठे और ताजी चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। सुनीता ने उसे देखते ही सिर झुकाकर नमस्ते साहब कहा। उसकी आवाज में एक सम्मान था, लेकिन कोई अपनापन नहीं। विक्रम ने भी सिर हिलाकर जवाब दिया और अखबार पढ़ने का नाटक करने लगा, लेकिन उसकी नजरें कनखियों से सुनीता को ही देख रही थीं। उसका काम करने का तरीका इतना सही था कि कभी कभी यह डरावना लगता था। कोई बर्तन नहीं खटकता था, कोई चीज अपनी जगह से नहीं हिलती थी। 2 सालों में उसने एक भी गलती नहीं की थी। ऐसा लगता था जैसे उसने कसम खा रखी हो कि वह विक्रम को शिकायत का एक भी मौका नहीं देगी। सुनीता, विक्रम ने अपनी चाय का घूंट भरते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 कप चाय पियोगी? यह मेज एक अकेले आदमी के लिए बहुत बड़ी है। हमेशा की तरह सुनीता एक पल के लिए रुकी। उसके हाथ में झाड़ू था जो एक पल के लिए हवा में ही थम गया। नहीं साहब, धन्यवाद। मुझे 9 बजे से पहले ड्राइंग रूम की सफाई खत्म करनी है। वही जवाब, वही अदृश्य दीवार। विक्रम कोई ऐसा इंसान नहीं था जो आसानी से हार मान ले, लेकिन सुनीता के मना करने के तरीके में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसके आगे बहस की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। वह जानती थी कि अपनी सीमाएं कैसे खींचनी है। बाकी सुबह भी उसी पुराने ढर्रे पर गुजरी। सुनीता ने घर के कोने कोने को इतनी बारीकी से साफ किया जैसे वह किसी मंदिर की सेवा कर रही हो। विक्रम अपने लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। जब भी सुनीता बगीचे के पास से गुजरती, विक्रम उसे देखता। उसके चेहरे पर एक ऐसा दुख था जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। एक ऐसा बोझ जो उसके दुबले पतले कंधों के लिए बहुत भारी था। दोपहर के करीब 11 बजे थे। विक्रम किसी क्लाइंट के साथ फोन पर उलझा हुआ था। तभी उसे बाहर हॉल से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने फोन काटा और तेजी से बाहर भागा। वहां सुनीता जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ से किताबों का ढेर गिर गया था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, किताबें ही तो थीं, लेकिन सुनीता जिस तरह से उन्हें उठा रही थी वह सामान्य नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी धीमी गति थी, जैसे उसके शरीर में अब और ताकत नहीं बची हो। क्या सब ठीक है? विक्रम ने पास जाकर पूछा। सुनीता ने अपना सिर ऊपर उठाया और पहली बार विक्रम ने उसकी आंखों को गौर से देखा। उन आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। यह सिर्फ नींद की कमी नहीं थी, यह कुछ और था। यह एक ऐसी थकान थी जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। जी साहब, मैं बस पैर फिसल गया था, उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा कमजोर थी,
जब वह खड़ी हुई तो उसने संतुलन बनाने के लिए मेज का सहारा लिया। यह बहुत मामूली सी हरकत थी, शायद किसी और का ध्यान भी न जाता, लेकिन विक्रम की पारखी नजरों से यह नहीं छिपा। दोपहर के खाने के वक्त भी विक्रम ने देखा कि सुनीता ने अपनी थाली में बमुश्किल कुछ खाया। 2 निवाले चावल, थोड़ी सी दाल और बस। वह अपनी थाली में खाना इधर उधर करती रही। जब विक्रम ने उसे बचा हुआ खाना घर ले जाने के लिए कहा तो उसने हमेशा की तरह मना कर दिया। मेरे घर पर खाना है साहब, धन्यवाद। एक और झूठ, एक और मीठा, विनम्र झूठ। विक्रम अब समझने लगा था कि सुनीता अपने चारों तरफ झूठ की एक दीवार बना रही है ताकि कोई उसके असली जीवन तक न पहुंच सके। लेकिन उस शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने विक्रम के शक को यकीन में बदल दिया। शाम के 4 बजे जब सुनीता को लगा कि विक्रम अपने कमरे में सो रहा है, वह रसोई में गई। विक्रम, जो पानी पीने के लिए नीचे आ रहा था, दरवाजे के पीछे ही रुक गया। उसने देखा कि सुनीता ने अपना वह काला थैला खोला और उसमें से एक छोटी सी शीशी निकाली। विक्रम इतनी दूर से नाम तो नहीं पढ़ सका, लेकिन वह उस शीशी को पहचानता था। वह एक बहुत महंगी दवाई थी जो अक्सर गंभीर बीमारियों में दी जाती है। सुनीता ने जल्दी से 2 गोलियां निकाली और पानी के साथ निगल गई। उसने शीशी को वापस छिपा लिया, जैसे उसने कोई चोरी की हो। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। सुनीता बीमार थी और शायद बहुत गंभीर रूप से बीमार। जब वह कुछ मिनट बाद रसोई में दाखिल हुआ तो सुनीता बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। वह बर्तन धो रही थी। सुनीता, तुम ठीक तो हो ना? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर को बुला सकता हूं। नहीं साहब, बस हल्का सिरदर्द है, सुनीता ने बिना मुड़े जवाब दिया। हल्का सिरदर्द जिसके लिए हजारों रुपये की दवाई खानी पड़े? विक्रम ने उस झूठ को नहीं निगला, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि अगर उसने अभी दबाव डाला तो सुनीता और ज्यादा सिमट जाएगी। शाम के 5 बजते ही सुनीता ने अपना काम खत्म किया। उसने अपना थैला उठाया और हमेशा की तरह विक्रम के पास आई। साहब, आज का काम हो गया, मैं कल मिलती हूं। सुनीता, 1 मिनट रुको, विक्रम ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। सुनीता के चेहरे पर एक डर की लकीर खिंच गई। क्या मुझसे कोई गलती हो गई साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम पिछले 2 सालों से यहां काम कर रही हो और हमने कभी तुम्हारी तनख्वाह के बारे में बात नहीं की। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना चाहता हूं, 50% और साथ में स्वास्थ्य बीमा भी। विक्रम ने सोचा था कि सुनीता खुश होगी या कम से कम राहत की सांस लेगी, लेकिन इसके विपरीत सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराकर पीछे हटने लगी। नहीं साहब, मैं यह नहीं ले सकती। मुझे जितना मिलता है उतना काफी है। यह जवाब बेतुका था। आज के जमाने में कौन पैसों के लिए मना करता है? सुनीता, तुम मेरी सबसे अच्छी कर्मचारी हो, तुम इसकी हकदार हो। मैं नहीं ले सकती साहब, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा और फिर तेजी से वहां से निकल गई। वह लगभग भाग रही थी। विक्रम उसे दरवाजे तक जाते हुए देखता रहा। यह सामान्य नहीं था। कोई भी समझदार इंसान बिना किसी बड़ी वजह के इतनी बड़ी मदद को नहीं ठुकराता। उस रात विक्रम को नींद नहीं आई। वह अपने आलीशान खाली घर में टहलता रहा। सुनीता की चुप्पी, उसकी कांपती हुई उंगलियां, वह महंगी दवाइयां और पैसों से उसका यह अजीब सा परहेज, यह सब एक ऐसी कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे जो बहुत दर्दनाक थी। अगली सुबह विक्रम ने एक फैसला किया। वह इस रहस्य की तह तक जाकर रहेगा। अगले दिन जब सुनीता काम पर आई तो वह और भी ज्यादा थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में लाल डोरे थे। काम करते वक्त कई बार उसे रुककर सांस लेनी पड़ रही थी। दोपहर के करीब 2 बजे जब वह ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा रही थी, अचानक वह रुक गई। उसने दीवार का सहारा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। विक्रम, जो दूसरे कमरे से उसे देख रहा था, दौड़कर उसके पास जाने ही वाला था कि सुनीता धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। सुनीता, विक्रम चिल्लाया और उसकी तरफ भागा। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। विक्रम ने तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई और उसे गोद में उठाकर बाहर की तरफ भागा। लेकिन तभी सुनीता ने अपनी आंखें खोलीं। वह अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। नहीं साहब, अस्पताल नहीं, प्लीज। सुनीता, तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, एक ऐसी दहशत जो मौत के डर से भी बड़ी थी। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी कमजोरी है, मुझे घर जाने दीजिए। विक्रम हैरान था। कोई अपनी जान जोखिम में डालकर अस्पताल जाने से क्यों मना करेगा?
लेकिन सुनीता की हालत देखकर उसने बहस करना ठीक नहीं समझा। उसने उसे पानी पिलाया और कुछ देर आराम करने दिया। थोड़ी देर बाद सुनीता ने जबरदस्ती खुद को खड़ा किया। मैं अब ठीक हूं साहब, मुझे जाना होगा, देर हो रही है। विक्रम जानता था कि उसे रोकना बेकार है, लेकिन आज वह उसे ऐसे ही नहीं जाने देने वाला था। जैसे ही सुनीता गेट से बाहर निकली, विक्रम ने अपनी कार निकाली। वह थोड़ा पीछे रहकर उसका पीछा करने लगा। उसे खुद पर थोड़ा बुरा लग रहा था कि वह अपनी ही कर्मचारी की जासूसी कर रहा है, लेकिन उसकी चिंता उसके अपराधबोध से कहीं ज्यादा बड़ी थी। सुनीता ने पहले एक बस पकड़ी। विक्रम अपनी कार में बस के पीछे पीछे चलता रहा। शहर की चकाचौंध धीरे धीरे पीछे छूट गई और तंग गलियों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और पुराने मकानों का सिलसिला शुरू हो गया। बस एक पुराने भीड़ भरे इलाके में रुकी। सुनीता नीचे उतरी और तेज कदमों से चलने लगी। वह ऐसे चल रही थी जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो, या शायद जैसे उसके पास वक्त बहुत कम बचा हो। वह गलियों से होती हुई एक बड़ी सफेद इमारत के सामने पहुंची। विक्रम का दिल बैठ गया। वह कोई घर नहीं था, वह शहर का सरकारी अस्पताल था। क्या सुनीता बीमार थी? क्या वह अपना इलाज करवाने यहां आती है? लेकिन फिर उसने अस्पताल जाने से मना क्यों किया था? विक्रम ने अपनी कार दूर खड़ी की और टोपी पहनकर उसके पीछे गया ताकि कोई उसे पहचान न ले। अस्पताल की लॉबी में हजारों लोगों की भीड़ थी। बीमारों की कतारें, रोते हुए परिजन और दवाइयों की तीखी गंध। विक्रम जैसी आलीशान जिंदगी जीने वाले इंसान के लिए यह एक अलग ही दुनिया थी। सुनीता भीड़ को चीरते हुए लिफ्ट की तरफ गई और चौथी मंजिल का बटन दबाया। विक्रम सीढ़ियों से ऊपर गया। जब वह चौथी मंजिल पर पहुंचा और वहां लगा बोर्ड पढ़ा, तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके पेट में घूंसा मारा हो। बाल कैंसर विभाग, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वार्ड। अचानक सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। सुनीता की थकान, उसका काला थैला, उसका पैसों के लिए मना करना और उसकी आंखों में वह कभी न खत्म होने वाला डर। सुनीता खुद बीमार नहीं थी, वह किसी और के लिए जी रही थी। वह एक मां थी जो अपनी औलाद को मौत के मुंह से बाहर खींचने की लड़ाई लड़ रही थी। विक्रम ने देखा कि सुनीता एक वार्ड के दरवाजे पर खड़ी है। उसने अपने चेहरे से थकान का हर निशान मिटा दिया। उसने अपने गालों को थपथपाया, अपने कपड़ों को ठीक किया और एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर सजा ली। यह वह मुस्कान नहीं थी जो वह विक्रम को देती थी। वह झूठी और औपचारिक मुस्कान। यह मुस्कान असली थी। इसमें ममता थी, प्यार था। सुनीता अंदर गई और विक्रम दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अंदर झांक कर देखा और जो नजारा उसने देखा, उसने उस पत्थर दिल अरबपति की आंखों में भी आंसू ला दिए। बिस्तर पर एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई थी। मुश्किल से 8 साल की होगी। उसका सिर मुंडा हुआ था, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और उसके हाथों में कई सुइयां लगी हुई थीं। लेकिन जैसे ही उसने सुनीता को देखा, उसकी कमजोर आंखों में एक चमक आ गई। मां, तुम आ गई। बच्ची की आवाज बहुत धीमी थी। हाँ मेरी गुड़िया, मैं आ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। सुनीता ने अपने काले थैले से एक पुरानी कहानी की किताब निकाली। मां, क्या तुम आज मुझे परी की कहानी सुनाओगी? हाँ बेटा, आज हम उसी परी की कहानी सुनेंगे जो बादलों के महल में रहती है। विक्रम दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। तभी बच्ची ने कुछ ऐसा पूछा जिसने विक्रम को अंदर तक झकझोर दिया। मां, डॉक्टर अंकल कह रहे थे कि अगर पैसे जमा नहीं हुए तो वो मुझे दवाई नहीं देंगे। क्या हमारे पास पैसे हैं मां? सुनीता की आवाज एक पल के लिए कांप गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। अरे पगली, तुम उन सब बातों की चिंता मत करो। मैंने कहा था ना, मेरी लॉटरी लगने वाली है। हमारे पास बहुत पैसे होंगे। हम तुम्हें यहां से ले जाएंगे और हमारा अपना एक छोटा सा घर होगा जहां तुम खूब सारे गेंदे के फूल लगाओगी। गेंदे के फूल, लॉटरी, यह सब झूठ था। विक्रम जानता था कि सुनीता के पास फूटी कौड़ी नहीं है। वह जानता था कि वह रोज अपनी भूख मारकर, अपनी बीमारी छिपाकर काम कर रही है ताकि इस बच्ची की एक और सांस खरीद सके। विक्रम वहां से हटना चाहता था, लेकिन तभी एक नर्स वहां से गुजरी। विक्रम ने उसे रोका। सुनिए, वह जो बच्ची है अंदर, बिस्तर नंबर 12 पर, उसे क्या हुआ है? नर्स ने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा। आप उसके रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं उन्हें जानता हूं। उस बच्ची को ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया। उसकी हालत बहुत खराब है। अगर उसका सही इलाज नहीं हुआ तो उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसकी मां ने अपना सब कुछ बेच दिया है, जेवर, घर का सामान, सब कुछ। लेकिन इलाज बहुत महंगा है।
सरकारी कोटे से जो दवाइयां मिलती हैं वो उस पर असर नहीं कर रही हैं। उसे विदेशी इंजेक्शन की जरूरत है जिसकी एक खुराक ही लाखों में आती है। लाखों में। विक्रम के लिए वह रकम शायद एक घड़ी या एक सूट की कीमत थी, लेकिन सुनीता के लिए वह एक असंभव पहाड़ था। नर्स ने आगे बताया, वह बेचारी रात को यहीं अस्पताल के बरामदे में सोती है ताकि किराया बच सके और वो पैसे बच्ची की दवाई में लगा सके। सुबह उठकर वह आपके यहाँ काम करने जाती है। उसने पिछले 3 महीनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। विक्रम सन्न रह गया। वह सोचता था कि सुनीता घर जाकर आराम करती है। उसे क्या पता था कि वह औरत 24 घंटे एक युद्ध लड़ रही है, एक ऐसा युद्ध जिसमें हारना कोई विकल्प नहीं है। उस रात विक्रम जब घर लौटा तो उसे अपना घर किसी कब्रिस्तान जैसा लगा। इतना बड़ा घर, इतनी दौलत, सब व्यर्थ लगा। उसने अपनी तिजोरी खोली, उसमें नोटों की गड्डियां थीं। उसने सोचा कि वह कल जाकर सुनीता को पैसे दे देगा, लेकिन फिर उसे सुनीता का वह चेहरा याद आया जब उसने तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी। उसका वह डर, वह स्वाभिमान। अगर उसने सीधे पैसे दिए तो शायद सुनीता का स्वाभिमान उसे लेने से रोक दे, या शायद वह सोचें कि यह कोई एहसान है। विक्रम को मदद करनी थी, लेकिन ऐसे कि सुनीता की ममता और गरिमा को चोट न पहुंचे। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे सुनीता को यह न लगे कि वह भीख मांग रही है, बल्कि यह लगे कि यह उसका हक है। और सबसे बढ़कर उसे उस छोटी बच्ची, उस गुड़िया को बचाना था जिसने आज अनजाने में ही सही विक्रम को जिंदगी का असली मतलब समझा दिया था। अगले दिन सुबह जब सुनीता काम पर आई तो उसकी चाल में और ज्यादा भारीपन था। शायद कल रात कुछ बुरा हुआ था। विक्रम ने तय किया कि आज वह चुप नहीं रहेगा, लेकिन वह जानता था कि यह बातचीत आसान नहीं होगी। सुनीता। विक्रम ने अपनी आवाज को सख्त बनाने की कोशिश की ताकि वह रो न पड़े। मुझे तुमसे अभी बात करनी है, मेरे ऑफिस में आओ। सुनीता डरते डरते अंदर आई। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या मुझसे कोई गलती हो गई साहब? अगर मुझसे सफाई में कोई कमी रह गई हो तो मैं दोबारा कर दूंगी। बैठो सुनीता। वह नहीं बैठी, वह बस सिर झुकाए खड़ी रही। सुनीता। विक्रम ने गहरी सांस ली। कल मैंने तुम्हारा पीछा किया था। यह सुनते ही सुनीता का चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं जानता हूं तुम अस्पताल गई थी, मैं जानता हूं तुम्हारी बेटी के बारे में। अचानक सुनीता के सब्र का बांध टूट गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह रोना जो उसने महीनों से अपने अंदर दबा रखा था, वह आंसुओं का सैलाब बनकर बाहर आ गया। साहब, मुझे नौकरी से मत निकालना साहब। उसने हाथ जोड़कर विनती की। मैं जानती हूं मैं आपको बिना बताए अस्पताल जाती हूं, लेकिन मैं अपना काम पूरा करती हूं साहब। मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दे सकती। मुझे पैसों की जरूरत है साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूं। विक्रम अपनी कुर्सी से उठा और सुनीता के पास जमीन पर बैठ गया। एक अरबपति अपनी नौकरानी के सामने जमीन पर। सुनीता, चुप हो जाओ, तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकाल रहा। लेकिन सुनीता सुन नहीं रही थी। वह बस अपनी बेटी की जान की भीख मांग रही थी। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुनीता, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा, बल्कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। माफी? सुनीता ने अपनी आंसुओं भरी आंखों से उसे देखा। हाँ, माफी, क्योंकि तुम 2 साल से मेरे घर में एक इतना बड़ा दुख लेकर आ रही थी और मैं इतना अंधा था कि मैंने कभी पूछा ही नहीं कि तुम कैसी हो। विक्रम ने पास रखा पानी का गिलास उसे दिया। अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। डॉक्टर ने क्या कहा है? कितने पैसों की जरूरत है? सुनीता ने हिचकते हुए बताया, 25 लाख। विदेशी इलाज के लिए 25 लाख रुपये चाहिए, और डॉक्टर ने कहा है कि अगर 1 हफ्ते में इलाज शुरू नहीं हुआ तो वह नहीं बचेगी। 25 लाख? विक्रम ने दोहराया। सुनीता ने सिर झुका लिया। मैं जानती हूं यह बहुत बड़ी रकम है। मैंने अपना गांव वाला घर बेचने की कोशिश की, लेकिन उसके कागज ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। शायद भगवान की यही मर्जी है। भगवान की मर्जी नहीं है सुनीता, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। यह इंसान की परीक्षा है और तुम इस परीक्षा में अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारी बेटी का इलाज कराऊंगा। सुनीता ने झटका खाकर ऊपर देखा। नहीं साहब, मैं इतने पैसे कभी नहीं चुका पाऊंगी। मेरी पूरी जिंदगी भी काम करूंगी तो भी नहीं। मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए सुनीता। तो मैं यह नहीं ले सकती। मैं किसी का एहसान लेकर नहीं जी सकती। मेरी बेटी भी यही सीखेगी।
हम गरीब हैं साहब, लेकिन भिखारी नहीं। विक्रम को यही डर था, यह औरत अपनी बेटी की जान दांव पर लगा देगी, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं। विक्रम को अब अपना ब्रह्मास्त्र चलाना था। उसे अपने अतीत का वह पन्ना खोलना था जिसे उसने सालों से बंद कर रखा था। सुनीता, क्या तुम जानती हो मैं अकेला क्यों रहता हूं? सुनीता चुप रही। मेरे पास भी एक परिवार था, एक पत्नी और एक बेटा, राहुल। सुनीता की आंखों में सवाल तैरने लगे। वह 6 साल का था जब उसे भी यही बीमारी हुई थी, ल्यूकेमिया। मेरे पास तब भी बहुत पैसा था। मैंने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों को बुलाया, अमेरिका, लंदन, जहां हो सका वहां ले गया। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता सुनीता। मेरा बेटा, वह मेरी बाहों में दम तोड़ गया। विक्रम की आवाज भर्रा गई। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। जब वह गया तो मेरी पत्नी वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह भी मुझे छोड़कर चली गई। तब से मैं बस पैसे कमा रहा हूं, मशीन की तरह, यह सोचकर कि शायद यह पैसा मुझे खुशी देगा। लेकिन सच यह है सुनीता कि जब कल मैंने तुम्हारी बेटी को देखा, जब मैंने उसकी आंखों में वह जीने की जिद देखी, तो मुझे उसमें अपना राहुल दिखा। विक्रम की आंखों से एक आंसू गिरकर उसके महंगे कालीन पर समा गया। अगर तुम मुझसे यह मौका छीनोगी तो तुम सिर्फ अपनी बेटी को नहीं मार रही हो, तुम मुझे भी मार रही हो। मुझे एक मौका दो उस बाप का फर्ज निभाने का जो मैं अपने बेटे के लिए नहीं कर पाया। इसे कर्ज मत समझो, इसे एक भाई का अपनी बहन को दिया हुआ तोहफा समझो, या एक बाप का अपनी बेटी के लिए फर्ज। सुनीता अब रो नहीं रही थी। वह विक्रम को एक नई नजर से देख रही थी। अब वह उसे एक अमीर मालिक नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ पिता दिख रहा था। क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? उसने धीरे से पूछा। हां, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुनीता फिर डर गई। क्या शर्त? विक्रम की उस शर्त ने सुनीता को चौंका दिया। वह डर रही थी कि कहीं विक्रम कोई ऐसी मांग न रख दे जो उसकी मर्यादा के खिलाफ हो। लेकिन विक्रम ने जो कहा, उसने सुनीता के दिल में इस आदमी के लिए इज्जत को आसमान तक पहुंचा दिया। मेरी शर्त यह है, विक्रम ने बहुत धीमी और गंभीर आवाज में कहा, कि तुम इस मदद को कभी भी कर्ज नहीं मानोगी। तुम कभी यह नहीं सोचोगी कि तुम मेरी देनदार हो, और सबसे जरूरी बात, तुम अपनी बेटी रिया को कभी यह नहीं बताओगी कि इलाज का पैसा मैंने दिया है। उसे यही लगना चाहिए कि उसकी मां ने अपनी मेहनत से उसे बचाया है। मैं नहीं चाहता कि वह बड़ी होकर यह सोचे कि उसकी मां बेचारी थी। मैं चाहता हूं कि वह अपनी मां को एक शेरनी की तरह देखे। सुनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने अपने हाथ जोड़े, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। शब्द बहुत छोटे पड़ गए थे। विक्रम ने उसके जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। अब रोना बंद करो, हमें एक जंग लड़नी है, और जंग रोकर नहीं, हौसले से लड़ी जाती है। उस शाम विक्रम पहली बार सुनीता के साथ उस सरकारी अस्पताल के अंदर गया। वह अपने महंगे सूट में वहां मौजूद भीड़ के बीच बिल्कुल अलग लग रहा था, लेकिन आज उसे किसी की परवाह नहीं थी। जब वे चौथी मंजिल पर पहुंचे तो रिया जाग रही थी। वह अपने बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जो एक 8 साल की बच्ची की आंखों में नहीं होना चाहिए। रिया, सुनीता ने पुकारा। बच्ची ने सिर घुमाया और उसकी आंखों में चमक आ गई। मां, तुम आ गई। फिर उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। वह थोड़ा सहम गई। ये कौन है मां? सुनीता कुछ बोलती, उससे पहले ही विक्रम आगे बढ़ा और बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया, ताकि उसका कद बच्ची के बराबर हो जाए। नमस्ते रिया, मेरा नाम विक्रम है। मैं तुम्हारी मां के साथ काम करता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी बहुत बहादुर है, तो मैं खुद उस बहादुर लड़की से मिलने चला आया। रिया ने उसे गौर से देखा। बच्चों की नजरें बहुत पारखी होती हैं, वे इंसान के अंदर का सच देख लेती हैं। आप मां के बॉस हैं? उसने मासूमियत से पूछा। मां कहती है, उनका बॉस बहुत खड़ूस है। क्या आप वही खड़ूस अंकल हैं? सुनीता शर्म से लाल हो गई। रिया, चुप रहो। विक्रम जोर से हंस पड़ा। यह पिछले कई सालों में पहली बार था जब वह इतने खुले दिल से हंसा था। हां बेटा, मैं वही खड़ूस अंकल हूं, लेकिन आज मैं अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और रिया की तरफ बढ़ाई। डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन एक छोटी सी खुशी के लिए नियम तोड़े जा सकते थे। रिया ने चॉकलेट ली और मुस्कुराई। उस मुस्कान में विक्रम को अपना खोया हुआ बेटा राहुल दिखाई दिया। वही मासूमियत, वही दर्द छिपाने की कोशिश। अगले कुछ हफ्तों में विक्रम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई।
वह अब सिर्फ एक अरबपति नहीं था जो अपनी कंपनी चलाता था। अब उसका एक नया मिशन था, रिया का इलाज। उसने शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में रिया को शिफ्ट करवाया। वह सरकारी अस्पताल की बदबूदार हवा से निकलकर अब एक साफ सुथरे प्राइवेट कमरे में थी, जहां खिड़की से सूरज की रोशनी आती थी। विक्रम रोज शाम को काम के बाद अस्पताल जाता। वह रिया के लिए किताबें, खिलौने और रंग भरने वाली किताबें ले जाता। वे दोनों घंटों बातें करते। रिया उसे अपने स्कूल की कहानियां सुनाती और विक्रम उसे अपनी दुनिया की। धीरे धीरे वह खड़ूस बॉस रिया का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। उसे अब विक्रम अंकल कहा जाने लगा था। एक दिन जब विक्रम अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि रिया ड्राइंग बुक में कुछ बना रही है। क्या बना रही हो, मेरी पिकासो? विक्रम ने पूछा। रिया ने अपनी ड्राइंग दिखाई। उसमें एक छोटा सा घर था जिसके आगे ढेर सारे फूल थे और घर के बाहर 3 लोग खड़े थे। यह कौन है? विक्रम ने पूछा। यह मैं हूं। रिया ने सबसे छोटी आकृति पर उंगली रखी। यह मां है और यह। वह रुक गई। यह कौन है? यह आप हैं? रिया ने धीरे से कहा। हमारा परिवार। विक्रम का गला भर आया। परिवार, एक शब्द जिसे वह भूल चुका था। उसने रिया के सिर पर हाथ फेरा। यह बहुत सुंदर है बेटा। जब तुम ठीक हो जाओगी हम ऐसा ही एक घर बनाएंगे, असली वाला। इलाज काम कर रहा था। महंगी दवाइयां और बेहतरीन डॉक्टरों की देखरेख अपना असर दिखा रही थी। रिया के गालों पर थोड़ी लाली वापस आ रही थी। सुनीता के चेहरे से वह डरावनी थकान गायब हो रही थी। सब कुछ ठीक हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब खुशियां दस्तक देती हैं तो बुरी नजर भी कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेती है। एक दोपहर जब विक्रम ऑफिस में था, उसे सुनीता का फोन आया। वह बुरी तरह रो रही थी। साहब जल्दी आ जाइए, वह यहां आ गया है। कौन आ गया है? विक्रम ने घबरा कर पूछा। रमेश, रिया का पिता। विक्रम का खून खौल उठा। रमेश, वह आदमी जिसने सुनीता और रिया को तब छोड़ दिया था जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह शराबी, जुआरी पति जो अपनी बीमार बेटी को बोझ समझकर भाग गया था, वह अब वापस क्यों आया था? विक्रम अपनी मीटिंग बीच में छोड़कर अस्पताल की तरफ भागा। जब वह रिया के कमरे के पास पहुंचा तो उसे बाहर से ही चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पैसे तो होंगे तेरे पास? मैंने सुना है तेरा बॉस बहुत अमीर है। तूने उसे अपने जाल में फंसा लिया है ना? एक भारी कर्कश आवाज गूंज रही थी। चुप रहो रमेश, यहां तमाशा मत करो। रिया डर रही है। सुनीता की रोती हुई आवाज आई। डर रही है? वह मेरी बेटी भी है। मेरा हक है उस पर। अगर तू मुझे पैसे नहीं देगी तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। देखूंगा फिर तेरा अमीर बॉस क्या करता है। विक्रम ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे का नजारा देखकर उसका दिल दहल गया। रिया बिस्तर पर सहमी हुई बैठी थी। उसके हाथ कानों पर थे। सुनीता एक कोने में खड़ी थी और एक गंदे कपड़ों वाला नशे में धुत आदमी उसकी तरफ उंगली उठाकर चिल्ला रहा था। वह रमेश था। विक्रम को देखते ही रमेश रुका। उसने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी महंगी घड़ी और सूट को घूरा और उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान आ गई। अरे वाह, तो ये हैं वो साहब। आइए साहब आइए। मैं तो बस अपनी पत्नी से अपने हिस्से की बात कर रहा था। विक्रम ने एक शब्द नहीं कहा। वह सीधा रमेश के पास गया। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि रमेश भी एक पल के लिए सहम गया। बाहर चलो, विक्रम ने बहुत धीमी आवाज में कहा। वह शेर की तरह गुर्राया नहीं, लेकिन उसकी आवाज में जो वजन था वह किसी दहाड़ से कम नहीं था। क्यों? मैं अपनी बेटी से मिल रहा हूं। यह मेरा परिवार है, रमेश ने अकड़ते हुए कहा। मैंने कहा बाहर चलो, विक्रम ने इस बार थोड़ा जोर देकर कहा। उसने रमेश का कॉलर नहीं पकड़ा, बस दरवाजे की तरफ इशारा किया। रमेश बड़बड़ाते हुए बाहर कॉरिडोर में आया। विक्रम ने उसके पीछे दरवाजा बंद किया ताकि रिया कुछ न सुन सके। क्या चाहिए तुम्हें? विक्रम ने सीधे पूछा। देखिए साहब, रमेश ने अपना असली रंग दिखाया। मेरी बेटी बीमार है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन इलाज के लिए आप पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। सुना है लाखों का खर्चा है। अब मैं उसका बाप हूं, मेरा भी तो कुछ हक बनता है। अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे दें तो मैं चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। वरना क्या? विक्रम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। वरना मैं कोर्ट जाऊंगा, कस्टडी मांगूंगा, हंगामा करूंगा। आपकी बदनामी होगी साहब। एक रईस आदमी अपनी नौकरानी के साथ। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान खतरनाक थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो कमिश्नर साहब। हाँ,
विक्रम मल्होत्रा बोल रहा हूं। मैं सिटी हॉस्पिटल में हूं। यहां एक आदमी है जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, और हां, इस आदमी पर अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ने का पुराना केस भी शायद बन सकता है। क्या आप अपनी एक गाड़ी भेज सकते हैं? रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। शराब का नशा 1 सेकंड में उतर गया। पुलिस कमिश्नर? उसने सोचा था कि अमीर आदमी बदनामी से डरकर पैसे दे देगा। उसे नहीं पता था कि विक्रम बदनामी से नहीं डरता था, वह सिर्फ रिया के आंसुओं से डरता था। नहीं नहीं साहब, पुलिस नहीं। रमेश गिड़गिड़ाने लगा। विक्रम ने फोन नीचे किया, लेकिन काटा नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन लो रमेश, यह आखिरी बार है जब मैंने तुम्हारी शक्ल देखी है। अगर तुम इस अस्पताल के या सुनीता के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में भी दिखे तो मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होगी। समझ गए? रमेश कांप रहा था। वह समझ गया था कि उसका पाला गलत आदमी से पड़ा है। माफ कर दो साहब, मैं जा रहा हूं। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कसम से। वह वहां से ऐसे भागा जैसे उसे मौत ने दौड़ा लिया हो। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसने अपनी टाई ढीली की और खुद को शांत किया। उसे अभी अंदर जाना था, रिया के पास। उसे वह डर खत्म करना था जो रमेश ने पैदा किया था। जब विक्रम वापस कमरे में गया तो सुनीता अभी भी रो रही थी। रिया डरी हुई थी। अंकल, रिया ने कांपती आवाज में पूछा, क्या वह आदमी मुझे ले जाएगा? वह कह रहा था, वह मेरा पापा है। क्या वह मुझे ले जाएगा? विक्रम बिस्तर के पास गया और रिया को अपनी बाहों में भर लिया। कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा बेटा। जब तक विक्रम अंकल यहां है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें यहां से नहीं ले जा सकती। वह आदमी जा चुका है। वह कोई राक्षस था जो सपने में आया था। अब सुबह हो गई है। सुनीता ने आंसुओं के बीच विक्रम को देखा। वह आज सिर्फ एक मददगार नहीं था, आज उसने एक रक्षक, एक ढाल बनकर उन्हें उस अतीत से बचाया था जो उन्हें निगलने आया था। उस दिन सुनीता को एहसास हुआ कि यह आदमी सिर्फ अमीर नहीं है, इसका दिल सोने का है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। इलाज का सबसे मुश्किल दौर शुरू होने वाला था। कीमोथेरेपी का वह चरण जहां शरीर टूट जाता है। डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि अगले 48 घंटे रिया के लिए बहुत नाजुक होंगे। यह जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई थी। अगले 2 दिन विक्रम न ऑफिस गया न घर। वह अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा रहा। सुनीता अंदर थी और विक्रम बाहर। हर बार जब नर्स बाहर निकलती, विक्रम की सांसें अटक जाती। क्या रिया ठीक है? क्या वह इस दर्द को सह पाएगी? दूसरी रात रिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मशीनें बीप करने लगीं। डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर गए। सुनीता की चीख सुनाई दी। विक्रम सुन्न होकर कांच के दरवाजे से देख रहा था। डॉक्टरों की टीम रिया के छोटे से शरीर को घेर कर खड़ी थी। हमें इसे वेंटिलेटर पर डालना होगा, जल्दी करो, डॉक्टर चिल्लाया। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हे भगवान, उसने मन ही मन प्रार्थना की, अगर तू है तो आज तुझे साबित करना होगा। मेरे राहुल को तूने ले लिया, लेकिन इस बच्ची को मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगा। अगर मेरी दौलत, मेरी सारी कमाई के बदले तू इसकी जान बख्श दे तो मैं आज ही सब कुछ दान करने को तैयार हूं। बस इसे बचा ले। वह रात विक्रम और सुनीता दोनों के लिए कयामत की रात थी। एक तरफ एक मां की ममता थी, दूसरी तरफ एक पिता का प्रायश्चित, और बीच में एक नन्ही सी जान जो अपनी हर सांस के लिए लड़ रही थी। उस रात अस्पताल का कॉरिडोर दुनिया की सबसे लंबी और डरावनी जगह लग रहा था। आईसीयू ईक्यू के बाहर सन्नाटा था। सिर्फ मशीनों की बीप बीप आवाज कभी कभी उस खामोशी को तोड़ रही थी। विक्रम और सुनीता दोनों बेंच पर बैठे थे, लेकिन उनके बीच मीलों की दूरी थी। सुनीता की आंखों के आंसू सूख चुके थे। वह बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह दरवाजे को घूर रही थी। विक्रम का सिर उसके हाथों में था। वह आदमी जो कभी मंदिर नहीं गया, जो भगवान को सिर्फ एक कल्पना मानता था, आज मन ही मन हर उस शक्ति से प्रार्थना कर रहा था जिसे वह जानता भी नहीं था। हे ईश्वर, विक्रम ने बुदबुदाया, अगर तू सच में है तो आज तुझे साबित करना होगा। तूने मुझसे मेरा राहुल छीन लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने मेरी पत्नी छीन ली, मैंने उफ तक नहीं की। लेकिन आज अगर तूने इस बच्ची को कुछ होने दिया तो मैं मान लूंगा कि इस दुनिया में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। मेरी सारी दौलत ले ले, मेरा सब कुछ ले ले, बस उस मासूम की सांसें मत रुकने देना। घंटे बीतते गए। रात अपनी काली चादर समेटने लगी और सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला। बत्रा बाहर निकले। उनका चेहरा थका हुआ था, पसीने से लथपथ,
लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। सुनीता और विक्रम बिजली की गति से खड़े हुए। डॉक्टर, मेरी बच्ची। सुनीता की आवाज में इतना कंपन था कि शब्द बमुश्किल बाहर आ पाए। डॉ। बत्रा ने अपना मास्क हटाया और एक लंबी गहरी सांस ली। फिर उनके होंठों पर एक मुस्कान आ गई, वह मुस्कान जिसका इंतजार वे दोनों पूरी रात कर रहे थे। बधाई हो, चमत्कार हो गया। रिया खतरे से बाहर है, उसका शरीर इलाज को स्वीकार कर रहा है। सुनीता वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और रोने लगी, लेकिन यह रोना दुख का नहीं, यह उस बोझ के उतरने का था जिसे वह सालों से ढो रही थी। विक्रम ने दीवार का सहारा लिया, उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने डॉक्टर को गले लगा लिया, बिना यह परवाह किए कि वह एक अरबपति है और यह एक अस्पताल का कॉरिडोर। धन्यवाद डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विक्रम बस यही कह पाया। अगले 6 महीने किसी सपने की तरह बीते। विक्रम अब अपनी आलीशान कोठी में कम और अस्पताल में ज्यादा दिखता था। वह रिया के लिए नई कहानियां लाता, उसके साथ लूडो खेलता और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। रिया के बाल धीरे धीरे वापस आने लगे थे, उसका वजन बढ़ रहा था और सबसे बड़ी बात, उसकी हंसी वापस आ गई थी। वह खनकती हुई हंसी जो पूरे वार्ड को रोशन कर देती थी। सुनीता और विक्रम के बीच का रिश्ता भी अब बदल चुका था। अब वह मालिक और नौकरानी नहीं थे, वे दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने साथ मिलकर मौत को हराया था। विक्रम ने सुनीता में एक ऐसी ताकत देखी थी जो बड़े बड़े योद्धाओं में नहीं होती, और सुनीता ने विक्रम में एक ऐसा पिता देखा था जो शायद रिया के सगे पिता में भी नहीं था। एक शाम जब रिया अपनी ड्राइंग बुक में रंग भर रही थी, उसने अचानक पूछा, विक्रम अंकल। हाँ बेटा, डॉक्टर अंकल कह रहे थे कि मैं अगले हफ्ते घर जा सकती हूँ, क्या हम फिर से उसी पुराने घर में जाएंगे जहां बहुत अंधेरा होता है? विक्रम और सुनीता ने एक दूसरे को देखा। विक्रम ने आंखों ही आंखों में सुनीता से कुछ इशारा किया। नहीं गुड़िया, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है तुमने एक बार एक ड्राइंग बनाई थी, फूलों वाला घर? रिया ने सिर हिलाया। तो समझ लो कि किसी जादूगर ने तुम्हारी वह ड्राइंग सच कर दी है। जिस दिन रिया को अस्पताल से छुट्टी मिली, वह दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। विक्रम ने अपनी कार को गुब्बारों से सजाया था। जब कार शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत इलाके में पहुंची और एक सुंदर छोटे से बंगले के सामने रुकी, तो रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई महल नहीं था, लेकिन यह किसी जन्नत से कम भी नहीं था। सफेद रंग का एक प्यारा सा घर जिसके चारों तरफ एक बगीचा था, और उस बगीचे में हजारों चमेली और गेंदे के फूल खिले थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिया ने चाहा था। माँ देखो फूल, रिया चिल्लाई और दौड़कर बगीचे में चली गई। सुनीता गेट पर ही ठिठक गई। उसने विक्रम की तरफ देखा। साहब, ये सब। साहब नहीं सुनीता, विक्रम ने उसे टोका। आज से सिर्फ विक्रम। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और सुनीता की हथेली पर रख दी। यह घर मेरा नहीं है, यह रिया का है और तुम्हारा है, एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन मैं यह कैसे ले सकती हूं? और तुम्हारा काज से हरा वधन में कार के साथ, यह बहुत ज्यादा है। सुनीता ने चाबी वापस देने की कोशिश की। विक्रम ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। सुनीता, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूं? सुनीता ने उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें पता है पिछले 6 महीनों में मैंने क्या महसूस किया? मैंने महसूस किया कि यह घर, यह दौलत, यह सब ईंट और पत्थर है। घर दीवारों से नहीं, परिवार से बनता है। जब मैं रिया के साथ होता हूं तो मुझे लगता है मेरा राहुल वापस आ गया है, और जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं। वह रुका, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कोशिश करते हुए। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में ठहराव आ गया है। उसने घुटनों के बल बैठकर रिया को भी अपने पास बुला लिया। रिया दौड़कर आई और विक्रम के गले लग गई। सुनीता, विक्रम ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी नौकरानी बनकर रहो, और मैं नहीं चाहता कि रिया सिर्फ अंकल कहकर मुझे बुलाए। मैं उसे अपना नाम देना चाहता हूं, मैं उसका पिता बनना चाहता हूं। क्या तुम मुझे यह हक दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुनीता के हाथ मुंह पर चले गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था। एक अरबपति एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता है जो कल तक उसके घर में झाड़ू लगाती थी। लेकिन लोग क्या कहेंगे? विक्रम, हम दोनों में बहुत फर्क है, सुनीता ने डरते हुए कहा। भाड़ में जाएं लोग, विक्रम ने कहा। फर्क दौलत का है, दिलों का नहीं।
और तुमने मुझे जो दिया है, एक परिवार, एक मकसद, उसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती। रिया ने विक्रम और अपनी मां का हाथ एक साथ पकड़ लिया। मां, प्लीज हाँ कह दो ना, फिर विक्रम अंकल मेरे असली पापा बन जाएंगे। बेटी की बात सुनकर सुनीता का आखिरी संकोच भी पिघल गया। उसने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ हाँ विक्रम। 1 महीने बाद शादी किसी बड़े होटल में नहीं हुई। यह उसी अस्पताल के छोटे से मंदिर में हुई जहां उन्होंने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी और जीती थी। कोई तामझाम नहीं था, सिर्फ डॉ बत्रा और कुछ नर्सें मेहमान थीं। रिया ने लाल फ्रॉक पहनी थी और वह दुनिया की सबसे खुश बच्ची लग रही थी। जब विक्रम ने सुनीता की मांग में सिंदूर भरा तो उसने सिर्फ एक रस्म नहीं निभाई, बल्कि उसने उस हर दीवार को तोड़ दिया जो समाज ने अमीर और गरीब के बीच खड़ी की थी। शादी के बाद विक्रम ने एक घोषणा की, आज हमारी इस नई शुरुआत के साथ मैं एक और शुरुआत करना चाहता हूं। उसने एक बोर्ड की तरफ इशारा किया जो अस्पताल के गेट पर लगा था। उस पर लिखा था, राहुल और रिया फाउंडेशन कैंसर पीड़ित गरीब बच्चों के लिए मुफ्त इलाज। आज के बाद विक्रम ने कहा, किसी भी मां को अपने बच्चे के इलाज के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना पड़ेगा। किसी भी पिता को पैसों की कमी की वजह से अपनी औलाद को खोना नहीं पड़ेगा। जो मेरे राहुल के साथ हुआ या जो रिया के साथ हो सकता था, वह अब किसी और बच्चे के साथ नहीं होगा। यह मेरा और सुनीता का वादा है। कहानी का अंत एक खूबसूरत शाम के दृश्य के साथ होता है। विक्रम, सुनीता और रिया अपने नए घर के बगीचे में बैठे हैं। रिया फूलों को पानी दे रही है। सुनीता विक्रम के कंधे पर सिर रखकर बैठी है। हवा में चमेली की खुशबू है। विक्रम आसमान की तरफ देखता है जहां एक तारा सबसे ज्यादा चमक रहा है। देख रहे हो राहुल? विक्रम मन ही मन कहता है, तुम्हारे पापा अब अकेले नहीं हैं और मुझे यकीन है तुम जहां भी हो मुस्कुरा रहे हो। जिंदगी इम्तिहान लेती है, तोड़ती है, निचोड़ती है, लेकिन अगर इंसान की नीयत साफ हो और हौसला बुलंद हो तो वह राख से भी दोबारा उठ सकता है। विक्रम को अपना परिवार मिला, सुनीता को सम्मान मिला और रिया को जीवन। और हम सबको एक सीख कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो किसी की जान बचाकर और किसी का अपना बनकर मिलता है।